वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नई नॉवल पर स्वागत है। फोल्डेड हैंड्स शुरू करते हैं प्यार की एक शापित दास्तान, बाउंड टू द डार्क लॉर्ड। देहरादून। अजनबी हवाएं दे रही सदाए आजा आजा। आसमान में बिजली कड़क रही थी। वही एक राजमहल में चारों तरफ रोशनी जल रही थी, जिसके बड़े बड़े पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उस राजमहल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था, जैसे तुरंत ही कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया हो। तभी अचानक वहां से एक बूढ़ा गुजरने लगा, जो देखने से कोई अघोरी लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो उस राजमहल को देखते ही डर से पीछे जाने लगा। फिर एक आखिरी बार आसमान को देखने लगा, जहां जोर से बिजली कड़क उठी थी। वहां से वो अघोरी डर के पीछे हट गया और जाने लगा और चीखते हुए बोला, कुछ तो होने वाला है, वो आ रहा है, उसे ले जाने अंडस्को कोई है। इस राजमहल को खाली करो, वो इसे ले जाएगा, फिर सब मारे जाएंगे, तबाही होगी। इन सभी शोर से दूर राजमहल के एक कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था, जहां चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे पड़े थे। वही कोई औरत धीरे धीरे आवाज में गाते जा रही थी, अजनबी हवाएं दे रही सदाए आजा अंडस्को आजा। उसके पास फूलों से सजे हुए बिस्तर पर एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी, जो अपनी आंखों को खोल खोल बाहर खिड़की खुले हुए आसमान को देख रही थी। वह औरत थोड़ा चिढ़ते हुए बोल पड़ी, आखिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? ये सुनकर वह लड़की तुरंत ही उठकर अपनी पतली जबान से बोल पड़ी, इसलिए कि मुझे नहीं सोना। वह औरत स्माइल करते हुए बोल पड़ी, सो जाओ बच्चा, नहीं तो। ये सुनकर उसकी लड़की तुरंत ही बोल पड़ी, नहीं तो क्या मम्मा, काला साया डार्क लॉर्ड आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उस औरत की आंखें फैल गई, पर वह छोटी बच्ची बिना डरे उसने जोर जोर से हंसना शुरू और बोल पड़ी, मैंने सुना बाबा से आप मुझे सुलाकर उनके पास जाओगी। बुआ ने कहा आज आपकी सुहागरात है, शादी के 4 साल भी हो गए, आज मैं नहीं टोने वाली। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसे औरत की आंखें छोटी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या जवाब दे। तभी वहां कोई शख्स आ गया और बोल पड़ा, यहाँ आओ नंदा। ये सुनकर वो छोटी बच्ची तुरंत ही भागते हुए अपने बाबा के पास चली गई और बोल पड़ी, बाबा काले साए के बारे में बताओ ना, वह लोगों का खून क्यों पीता है, क्यों मार देता, क्या वो वैम्पायर है? ये सुनते ही वह औरत तुरंत ही गुस्से से बोल पड़ी, ये सब कुछ क्या है, आपने इसे इन सब के बारे में क्यों बताया? ये सुनकर उसे लड़की के पिता ने उस औरत को चुप कराना शुरू कर दिया और बोल पड़े, माया तुम सो जाओ, मैं नंदा सुलाकर लेकर आता हूँ। ये सुनकर वह औरत तुरंत बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं अश्विन, इससे तो मैं देखती हूँ इसे बहुत शौक हो गया है काले साए के बारे में जानने का। तभी वह छोटी बच्ची नंदा बोलने लगी, इतनी अच्छे से मत बुलाओ ना माँ काले साए जी को, नहीं तो सच में आ जाएगा। बाबा ने बताया था उसका नाम लेने से उसे ताकत मिलती है और वह आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसका प्यार उसे पुकार रहा है, क्यों है ना बाबा, उसका प्यार कौन है? ये सुनते ही माया को गुस्सा बहुत तेज हो गया। जिस लड़की के पिता ने समझ लिया, वह लड़की को कुछ समझने लगे। वह लड़की नंदा मुंह बनाए तुरंत जाकर सोफे पर खिड़की की तरफ मुंह करके लेट गई और बोलने लगी, एक तो बेचारे से उसका प्यार छीन लिया, अब जिसे प्यार नहीं मिलेगा वो तो रुलेगा ना, जैसे मिली चॉकलेट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो नंदा के बाबा एक स्माइल से उसे औरत के पास आए, जो लाल लहंगे में पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसकी चेहरे की चमक किसी चांद के जैसी थी। वो तुरंत ही उसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वो औरत का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माया बोल पड़े, आज हमारी शादी के 4 साल हो गए हमारी बेटी, मुझे डर लग रहा है, कोई इतना सवाल कैसे पूछ सकता है, उसका वो निशान जो उसका है। ये सुनते ही वो शख्स स्माइल से बोलने लगा, अच्छे से जानती हो तुम्हारी बेटी है, सवाल पूछना तो बनता है, निशान मायने नहीं रखता ना। बोल। अश्विन ने माया के माथे पर किस कर लिया। वही औरत तुरंत फूलों से सजे कमरों को देखकर चहकते हुए बोलने लगी, वैसे इन्होंने कमरे को दुल्हन बना दिया है, हमारे कमरे को हमारी, ऐसा लगता है शादी की पहली रात हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वो शख्स बोल पड़ा, बिल्कुल सही कहा, अब चलो तुम थक गई होगी, बोलो। उससे औरत अपनी बाहों में उठाए वही सुलाने लगा। तभी वह औरत बोलने लगी, इतना प्यार पर आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को, आखिर क्यों? अपने ये सब कुछ उसे बता दिया, मुझे अभी डर लग रहा है अश्विन।
ये सुनते ही वो शख्स बोल पड़े, तुम अच्छे से जानती हो हमारे परिवार को और यह भी जानती हो कि तुम हमारे परिवार में कैसे आई। परिवार की एक कहानी है जो सबको पता होना चाहिए। मेरी बेटी भी इस परिवार का हिस्सा है, उसे भी यह कहानी जानना ही होगा, खासकर उसके बारे में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर चिंता साफ होने लगा। वो तुरंत दूसरी तरफ घूमकर सो गई, जैसे कि वह इन सबसे नाराज हो गई हो। तभी अचानक माया उसे हल्की हल्की नींद आने लगी कि आंखें खुली तो वह पूरी तरह से चौंक गई। सामने अपने बगल में पति को देखकर उसकी नज़र सोफे पर कहीं जहां उसकी बेटी भी नहीं थी। वो औरत तुरंत भागकर दरवाजे पर आई, पर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजे को खोलना शुरू करती है, पर दरवाजा नहीं खुल रहा। अचानक से उस पर बाहर खिड़की से आ रही चांद की रोशनी पड़ी, जिससे उसे औरत की आंखें लाल हो गई। उसके लंबे बालों वाली चोटी हवा में उड़ने लगी। ऐसा लगा उसे एक शक्ति मिल गई हो। उस औरत ने एक ही बार में खींचकर दरवाजे को तोड़ दिया और तुरंत ही भागने लगी। उसकी पायलों के शोर से पूरा राजमहल गूंजने लगा था। वह तुरंत ही एक बड़े काले कमरे के पास आई, जहां उसकी नज़र उसकी बेटी पर पड़ी, जिसे किसी काले घेरे में उसी के पिता ने उसे लिटा दिया था। ये देखकर औरत जोर से चीख पड़ी, अश्विन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी बेटी है, ये उसकी तकदीर नहीं, हम मिलकर मुकाबला करेंगे, यह मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। पर वो शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वहां पड़ा खंजर उठा लिया। वह औरत बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे वह रुकना नहीं ना चाहत हो। वही ये देखकर उस औरत ने तुरंत ही वहां पड़ा कुल्हाड़ी उठाकर घेरे में चले गए। इससे पहले वह शख्स उसे लड़की अपने ही बेटी नंदा को मार पता, उसे औरत माया ने कुल्हाड़ी से डायरेक्ट उसे अपने ही पति के गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसके पति के गर्दन तो कटकर वहीं गिर गया। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। लंदन। एक छोटे से 8 बाय 10 के रूम में एक लड़की सिंगल बेड पर अपने टांगों को दीवार से लगाई, जिसका पूरा बॉडी बिस्तर पर गिरा हुआ था। उसके लंबे बाल जो बेड से नीचे लहरा रहे थे, चेहरे की चमक, रंग गोरा गुलाबी ओंठ और नीली आंखें, लंबाई 5 फीट 3 इंच, जिसके ओंठों का काला तिल, जिस पर एक अनचाही मुस्कुराहट जो एक बार देख ले बस उस लड़की के आगे अपना सब हार जाए। वह कभी स्माइल कर रही थी तो कभी अपने हाथों को हवा में उठा रही थी। वह तुरंत बोल बड़ी, उड़ने वाला हाथी, इसके बड़े बड़े पंख और इट्स रॉकिंग, कितनी अमेजिंग है। वहाँ चारों तरफ तितलियां उड़ रही थी, जिसके हाथों में बड़े बड़े से चॉकलेट, एक के हाथों में डॉलर वाले पैसे थे। वह उसे लड़की के पास ला रहे थे। वही वह लड़की अपना हाथ हवा में हिला रही थी, जो कि एक बड़े बड़े पंख वाला हाथी के ऊपर बैठी हुई थी। सामने बड़े बड़े फूल जो वहां से भी पैसे निकाल रहे थे। वह लड़की बस अपना हाथ हवा में लहरा दे दो, सबकी जरूरत है मुझे, मैं थक चुकी हूँ, है कितना बड़ा है मेरी रियासत, सब मेरे नौकर है। उद्धरण चिन्ह। तभी उस लड़की के सामने वो सारे तितलियां और हाथी गायब होने लगे। उसे एक काला साया दिखने लगा जो बस हवा के जैसे के थे, पर उसके हड्डियों से बने हाथ को साफ देखा जा सकता था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वह लड़की तुरंत है वहां से भागने लगी, जहां उसकी नज़र सामने कुछ लोगों पर पड़ी, जिन्होंने काले कपड़ों में खुद को ढक रखा था। सामने कोई शख्स चीखे जा रहा था। देखते देखते उन सभी लोगों ने उसे शख्स पर अपने दांतों को हल्लाकर उसका खून पीना शुरू कर दिया और वहां एक लड़की का गला काटकर खून लेने लगे। वही एक बड़े से साए के आगे देने लगे और मंत्र पढ़ने लगे, पर वो साया अभी भी वही मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था, जैसे इसके अंदर जान ना हो। तभी उसे सभी लोग एक दूसरे को चेहरा देखते हुए बोल पड़े, मलिक ऐसे नहीं आएंगे, उन्हें उसका खून चाहिए वापस लाने के लिए, तब फिर तबाही ही तबाही होगी। बोल उन लोगों ने सामने खड़े लड़की को देखना शुरू कर दिया। ये सब कुछ देखकर वह लड़की थर थर कांपने लगी। तभी अचानक उसके कानों में आवाज आने लगी, मेरे पैसे चुकाओ चुकाओ मेरे पैसे। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक उसके सामने एक लड़का आ गया, जिसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच की, उसके घुंघराले बाल बिल्कुल दूध की तरह सफेद। वह तुरंत ही बोल पड़ा, अलकनंदा, तुमने अभी तक रेंट पे नहीं किया, पैसे दो मेरे। क्वोट। ये सुनकर वह लड़की फिर से वही वापस अपने उड़ने वाली हाथी के पास आ गई। वह जोर से बोल पड़ी, बाहर निकालो मेरे उड़ने वाले हाथी को, चल के मार दो, ये फिर से भिखारी मेरी रियासत में पैसे लेने आया है। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक वो लड़का जोर से चीख पड़ा, जिससे वह लड़की धम्म से बेड पर से गिर गई। ये सपने को देख डर के मारे में वो लड़की थर थर कँप रही थी और बोल पड़ी,
मैं अपनी रियासत से उस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई, कौन थे वह लोग। तभी उसकी नज़र सामने इस लड़के पर गई। वह लड़की तुरंत बेड से उठकर अपना सर पकड़ते हुए बोल पड़ी, ये तो सच में आया है, मतलब मुझे पैसे देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। बोल वह तुरंत एक खिड़की से कूदने लगे। तभी वो लड़के बोल पड़ा, पहले रेंट दो, आज नहीं जाने दूंगा अलकनंदा। क्वोट। बोल उस लड़के ने अलकनंदा का हाथ पकड़ लिया। उसे लड़की का हाथ पकड़ते हैं वह लड़का दूर जाकर गिरा और जोर से चीखने लगा और बोल पड़ा, तुमने फिर से कोई फॉर्मूला बनाया, मेरा हाथ जल गया, क्यों तुझे छूने से मेरा हाथ जल जाता है। ये सुन अलकनंदा अपनी भूरी आंखों को गोल घूमने लगी और बोल पड़ी, पहले ध्यान से दूसरी बात सुनो। ये सुनकर वह लड़का गुस्से से खड़ा हो गया और बोल पड़ा, पहले पहली बात कर ले, मेरे पैसे कब दोगी, पूरी दिन तुम्हें सोकर अमीर बनने के सपने देखते हो, ये लंदन है जहां अगर जीना है तो काम करना पड़ेगा। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर लो, या जादू से अगर मुझे बचाना है तो गायब हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अलकनंदा जोर से बोल पड़ी, मुझे क्या पैसे लेकर भागने वाली समझता है, प्रिंसेस हूँ मैं, प्रिंसेस, मेरे साथ बहुत पैसे हैं मेरे पास, पहली बात आई एम अलका नोट अलकनंदा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वह लड़का जोर से बोलने लगा, जो भी हो आई डोंट केयर अबाउट दिस, आज मैं अपने पैसे लूंगा। उद्धरण चिन्ह। बोल उसकी नज़र सामने अलकनंदा के गले में पेंडेंट पर गई, जिसे देख रोनी आकर उस पेंडेंट को पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही वो लड़का जोर जोर से फिर से चीखने लगा। अलका की नज़र उस लड़के पर गई जो पूरी तरह से उसका हाथ जल चुका था, जैसे उसे आग में जलाया गया हो। ये देखकर अलका डर गई। वही रोनी जोर जोर से बोलने लगा, ऐसे घूर क्या रही है, कॉल दी एम्बुलेंस, आज मैं तुम्हें पक्का जेल के अंदर भेज दूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा, एक तो मेरा रेंट पर नहीं करते, तुमने मुझ पर अटैक किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अलका की आंखें फैल गई। वह तुरंत न्यूज़पेपर उठाकर देखने लगी। जहां उसकी आंखें फैल गई, जहां किसी काले रंग के वाले ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की को जा रहे रोड से उठाकर उनका किसी ब्लैक लॉर्ड को उनके अंदर का खून निकलकर सैक्रिफिस कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये देखते ही अलका के हाथों से न्यूज़पेपर नीचे गिर गया। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगी, उसका देखा हुआ सपना सच कैसे हो गया। तभी अलका की नज़र उसके खिड़की पर गई, जहां एक काला साया उसे नजर आया। तो आगे इस कहानी का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 3। अलकनंदा रोनी में उसे लड़के को देखने लगी। ऐसा लग रहा जैसे उसे लड़की को किसी ने पूरी तरह से आग में जला दिया हो। ये देखकर अलका डरते हुए वह तुरंत ही इधर उधर देखने लगी। तभी वह लड़का दर्द में कराहते हुए बोल पड़ा, आज मैं तुम पर फर करूंगा, तूने जिंदा जलाने की प्लानिंग की है। अब खड़ी खड़ी वहां देख क्या रही हो, बहुत जलन हो रही है, एम्बुलेंस को कॉल करो। ये सुनकर अलकनंदा अपना मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, एम्बुलेंस पर उसका नंबर याद नहीं। बोल उसने वहां तुरंत ही एक फ़ोन उठाकर नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र सामने से आए हुए न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें फैल गई। उसने उसे पेपर में कुछ ब्लैक लोगों ने एक कपल्स को उठाकर उसके अंदर के खून को निकालकर उसे पूरी तरह से मारकर डार्क लॉर्ड को सैक्रिफाइस किया था। ये देखते ही अलकनंदा के हाथ से पेपर नीचे छट के गिर गया। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर यह कैसे हो सकता है, उसने तो ये सब कुछ सपने में देखा था, वह सच कैसे हो गया। तभी बाहर अलकनंदा को एम्बुलेंस की आवाज़ बाहर आने लगी। कुछ लोग तुरंत ही अंदर आ गए और उसे लड़के को मेडिकल सप्लाई देना शुरू कर दिया। वही अलकनंदा तो अभी तक सपना में थी, जैसे कोई काला साया उसके पास आ रहा हो। ये देख अलकनंदा डर से पीछे जाने लगे। तभी उसके पीठ पर जलन होने लगी, वहां गोल कोई निशान घूमने लगा, जिससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब कुछ हो रहा है। तभी वही एक लेडीज फीमेल तुरंत ही अलकनंदा का हाथ हिलाकर बोल पड़ी, आर यू ओके अलकनंदा। अलकनंदा जैसे होश में आए हो वह अपने पूरे कमरे को देखने लगी है। तभी और लेडीज पुलिस बोल पड़ी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। ये सुनकर अलकनंदा ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तो अभी तक शॉक में ही थी। अभी हुआ क्या उसके साथ। वह पुलिस ऑफिसर अलकनंदा को लेकर तुरंत वहां से चली गई। अलका लंदन के पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपने मुंह में लिए चिंगम को चबाते हुए सभी को चेहरे को देख रही थी। वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोल पड़ी,
कुछ कर अलकनंदा, तेरी जेब में तो पैसे भी नहीं बचे हैं। यह न जाने कहाँ से आ गया, खुद तो जल गया रोस्टेड चिकन के जैसा, और आखिर वह जल कैसे गया। जो भी हो, मुझे यहाँ फंसा गया। इतनी हॉट सी लड़की को यहाँ बैठे हुए शोभा देता है क्या? जरा तो देखो इन सबको कैसे गधे की तरह काम कर रहे हैं। सबकी शक्ल पर तो देखो 12 बजे हुए हैं कि ऊपर वाले ने इसीलिए इन लोगों को ऐसी जिंदगी दी है ताकि गधों की तरह बस काम करते रहे। अगर यह गधे बनकर काम करेंगे तो इंसान भी तो गधे हुए ना। जरा देखो यहाँ तो मैं ही समझदार हूँ, मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, कम से कम मेरे सपने तो बड़े हैं। हाँ हाँ, सपने में ही सही, में अमीर तो हूँ, ये लोग मेरे काम आ सकते हैं, मेरी रियासत के नौकर बन गधों की तरह मेरे पैसे उठाएंगे। तभी अचानक एक लेडीज पुलिस ऑफिसर आकर उसने अलका के सामने ढेर सारी किताबें रख दी जो कि वैम्पायर, भूत चुड़ैल और पैरानोरम एक्टिविटीज की थी। वह दिखाते हुए तुरंत ही बोल पड़ी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे कमरे से मिला है हमें। ये सुनकर अलका तुरंत ही उस औरत को देखते हुए बोल पड़ी, ओ गॉड, आपको ये किसने बोल दिया? ये सब कुछ मेरा है, मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का कोई शौक नहीं। सेमीकोलन। तभी एक पुलिस ऑफिसर में एक और किताब लाकर रख दी जो कि वशीकरण का, जिस पर लिखा हुआ था अमीर कैसे बने। अलका वह किताब उठाते हुए जोर से बोल पड़ी, हाँ ये वाला मेरा है, अभी तक सिर्फ 2 ही पन्ने पड़े हैं, जिस दिन पूरा पढ़ लिया ना, लंदन में मुझसे ज़्यादा अमीर आप लोगों को कोई नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सारे पुलिस ऑफिसर्स अलका को देखने लगे और बोल पड़े, जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं ज़्यादा लेजी हो, बताओ तुम्हारे साथ यहाँ और कौन रहता है? ये सुन अलका बोल पड़ी, ओफ ऑफिसर्स, क्या आप लोगों को मेरे कमरे से कोई जादुई दरवाजा मिला है जो यह सवाल पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स अकेले रहती हूँ। तभी एक पुलिस ऑफिसर बोल पड़ी, और लिविंग के लिए क्या करती हो? ये सुन अलका बोल पड़ी, कुछ खास नहीं, अलका खूबसूरत है, उसे हर कोई पाना चाहता है, बस एक बार अपने आंखों को ब्लिंक कर देती हूँ उनके सामने, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और तुम लोगों ने ये रूल भी तो बनाया है, 18 साल के पहले कोई वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, पर मैं आज 18 साल की हो गई तो अब सब कुछ कर सकती हूँ, क्यों है ना ऑफिसर्स? बोल अलका एक सामने खड़े ऑफिसर की आंखों में देखकर उसने ब्लिंक कर दिया। ये देखते ही वह ऑफिसर तुरंत ही एक स्माइल करने लगा। ये देख अलका बोल पड़ी, देख लिया? ये देख वहाँ खड़ी एक लेडीज पुलिस ऑफिसर तुरंत ही बोल पड़े, आज ही इसी वक्त हम तुम्हारा वीजा लंदन के लिए खत्म कर रहे हैं, जो भी हो अपना पासपोर्ट और अपना सामान तैयार कर लो। तुमने यहाँ बहुत लोगों से कर्ज लिया हुआ है जिनकी भरपाई तुम करने की बजाय भाग जाती हो, आज तुम्हारी वजह से हूँ तुम्हारा मकान मालिक भी घायल हो गया, क्या तुम इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ये सुनते ही अलका के चेहरे का रंग उड़ गया, वह तुरंत बोल पड़ी, मैं नहीं जानती वह कैसे जल गया, मैं तो जानती हूँ लोग मुझे देखकर जल जाते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, पर वह जल गया इसका मैं नहीं बता सकती कि वह आखिर रोस्टेड चिकन में कैसे बदल गया, और तुम लोग मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हो? तुम लोग को पता भी है मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, आखिर मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कैसे? जवाब दो मुझे तुम सब के सब। ये सुनकर वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर तुरंत ही बोल पड़े, ये हमारा मामला नहीं, जो भी हो इंडियन एम्बेसी में जाकर बात करो, उनसे पैसे लो, और अच्छा यहाँ से अब तुम लंदन में और नहीं रह सकती, तुमने यहाँ बहुत छोटी मोटी साथ में चोरियां भी की है। ये सुनते ही अलकनंदा ने मुंह बना लिया, वह अपना सारा किताब एक डब्बे में उठाया, अपने पासपोर्ट के साथ बाहर आकर दरवाजे से बैठ गई और खुद से बोलने लगी, यहाँ तो अलकनंदा के सारे पोल ही खुल गए, भला मैं घर क्यों जाऊं? ये सोचते हैं अलका की आंखों में एक नफरत उतर आया, जो अभी इतनी चाहे कर बातें कर रही थी उसके सामने धुंधला धुंधला याद आने लगा, कैसे एक औरत उसके सामने कुल्हाड़ी से किसी का सर काट दिया। ये सोचते हैं अलका ने अपने आंसू पूछ लिए और बोल पड़ी, मैं वहाँ लौट के कभी नहीं आऊंगी इंडिया, अगर मैं यहाँ नहीं रह सकती मैं इंडिया जाऊंगी, वह भी तो बहुत बड़ा है ना, वापस देहरादून कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तभी अचानक अलका के कान में आवाज आने लगी, तुम्हें आना ही होगा, वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी करो। ये सुनते ही अलका तुरंत ही दीवार से लगकर चारों तरफ अपनी आंखें खोलकर देखने लगी, उसके माथे पर पसीना आने लगा। अलका वह तुरंत ही वहां से अपने सारे सामान को उठाते हुए बोलने लगी, फिर से ये सारी आवाजें नहीं, डरते हुए अलका अपने कमरे में आ गई, जहां देख उसकी आंखें फैल गई, उसके रूम के मकान मालिक ने सभी सामान बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसे लगता था अलका की वजह से उसका बेटा घायल हो गया, शायद अलका ने ही अटैक किया है।
ये देखकर अलका ने मुंह बना लिया। वह अपने रोड पर पड़े हुए थोड़े से सामान को लेकर तुरंत ही रोड पर जाने लगी। वह अपनी नजरें घुमाकर कर चारों तरफ देखे जा रही थी और बोल रही थी, कहीं से तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अलका, तुझे तू रॉक है, देख इन्हें सब इतने सारे पैसे लिए घूम रहे हैं, और घूमने भी क्यों ना, मेरे देश को लूट लिया था। अगर मैं थोड़ा थोड़ा इन्हें लूट लिया तो वापस मुझे अपने देश भेज रहे हैं, शायद मेरा भला हो जाए। जरा देखो, इंसानियत सच में मर चुकी है। बोल वह तुरंत इधर उधर देखने लगे। वही कोई साया अलका का पीछा कर रहा था, जिसे चेहरे पर नकाब था और ओंठों पर एक स्वील स्माइल। अलका ये सब सोच रही थी, तभी उसे महसूस हुआ सभी लोग अपनी जगह पर जम चुके हैं। ये देखते ही अलका ने अपनी नज़रों को इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसकी नज़र ऊपर पड़ी, जहां एक काला साया जो ऐसा लग रही आकर पूरे अंधेरा करते जा रहा था। सूरज की रोशनी थम गई, सभी लोग अपनी जगह जम हुए थे। ये देखकर अलका बहुत ही ज्यादा डर गई। वह तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर उसने अपनी नाखूनों से अपने ही हाथों पर काटना शुरू कर दिया और बोल पड़े, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, यह मेरा सपना है, मैं कोई सपना देख रही हूँ। अलका तो सपना देख रही है, तू तो अपने उड़ने वाले हाथी के ऊपर है, अपनी रियासत में ये सपना है। तभी अचानक उसके कान के पास आवाज आई, वहां जाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें आना ही होगा मेरे पास। ये सुनते ही अलका की आंखें अचानक से खुल गई। वह चारों तरफ देखने लगे। वह जेब्रा क्रॉसिंग रोड के बीचों बीच खड़ी थी। तभी अचानक एक कार आकर अलका के आगे रुक गई, जिसमें से एक लड़का बाहर आया जो देखने से इंडियन ही लग रहा था। उसने ब्लैक सूट को पहना हुआ था, लंबा कद काठी, सांवला रंग, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह उसे देखते ही अलका ने मुंह बना लिया और बोल पड़ी, आ गया चंपू। वह तुरंत ही मुंह बनाते हुए अपने उंगली दिखाकर बोल पड़ी, सुनो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो मेरी मदद करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनते ही वह लड़का का चेहरा उतर गया और तुरंत ही बोल पड़ा, अलका, जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तो बस यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था। ये सुनकर अलका मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, रियली, तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए तो लाओ मेरे 1 करोड़। ये सुनते हैं वह लड़का तुरंत ही मायूसी से बोल पड़ा, अगर इतने पैसे होते तो क्या तुम मेरी होती, अलका। ये सुनकर अलका इधर उधर देखने लगी और बोल पड़ी, अभी चंपू, तू यहाँ इतनी सेठी बातें क्यों करने आ गया, तुझे पता भी है मेरे साथ अभी अभी किया हुआ है। ये सुनते हैं वह लड़का तुरंत ही अपने हाथों का एक कागज पर लिपटा हुआ पेपर आगे करके बोल पड़ा, ये तुम्हारे लिए है, गिफ्ट समझ के रख सकती हो, और हाँ, तुम्हारी याद आएगी। बोल वो लड़का वहां से चला गया। अलका ने तुरंत ही उसे लिफाफे को खोलना शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया के टैक्स के साथ कुछ पैसे रखे हुए थे। ये देखते हैं अलका के होठों पर एक स्माइल आ गई और बोल पड़ी, चलो चंपू, अभिमन्यु कोई तो मेरे काम आया। बोलो तुरंत ही वही सामने एयरपोर्ट के लिए निकल गई। वह एयरपोर्ट पर बैठे इंतजार कर रही थी। उसकी नज़रें वहां ब्लैक कपड़ों में किसी पर गई, जिसके उंगलियों की जगह ऐसा लग रहा जो पूरी तरह सूख गया हो और हड्डियां दिखाई दे रही हो। या देखकर अलका तुरंत वहीं खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने उसके सपने का नजर आने लगा। अलका तुरंत ही उसके पास जाने लगी, जो कि वही अलका इससे पहले कुछ बोल पाती शख्स बोल पड़ा, वह तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो। ये सुनते ही अलका की आंखें फैल गई। देखते देखते अलका के सामने से वह शख्स गायब हो गया। ये देखते ही अलका वही दीवार से चिपक गई और बोल पड़ी, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, पर मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से लो और पैसे। अलका का ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से किसी ने अलका के हाथ का लिफाफा छीन लिया। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे अलका क्या आग लगाएगी, जानने के लिए बने रहे और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।